दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक नया पाली इलाका पड़ता है। उस इलाके में एक रिटायरमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि सोमनाथ परिदा का है। उस इलाके में जो कि पति पत्नी दोनों रहते हैं और जो कि नया जो लड़के हैं और एक लड़की है। वो लड़का जो कि अमेरिका में रह कर के अपना डॉक्टरी का जो कि सेटलमेंट हो गया है, डॉक्टर बन गया है। जो कि डॉक्टर तो यहाँ उड़ीसा में भी बन चुका था, लेकिन यहाँ से जो कि अमेरिका जाकर शिफ्ट हो जाता है। इधर जो कि बेटी जो कि दुबई में जाकर शिफ्ट हो जाती है, दुबई में अपना बिजनेस और धंधा जमा लेती है। इस तरह से परिवार में सिर्फ पति और पत्नी दो ही थे, उषा श्री थे और जो कि परिंदा सोमनाथ परिदा थे। परिवार में दो ही लोग अलग जो कि अपनी हवेली में रहते थे और मकान भी काफ़ी आलीशान था। दोस्तों, इस तरह समय काफ़ी अच्छा गुजरता गया और सोमनाथ परिंदा जो थे कुछ अलग ही मिजाज के व्यक्ति थे। जो कि अलग मिजाज मतलब कि काफ़ी गुस्सैल तरीके के व्यक्ति जो थे, किसी से उनका बात जो कि बनती नहीं थी। इस तरह से गांव के लोग भी काफ़ी लोग उनसे बोलना जो कि पसंद नहीं करते थे। और बाकी तो बात यह भी कि रिश्तेदार भी उनसे काफ़ी बोलना पसंद ना के बराबर था। दोस्तों, इस तरह समय बीतता गया और बड़ा जो बेटा था वो बेटा जो कि अमेरिका में रहता था, जो कि पिता के मोबाइल पे फ़ोन नहीं करता था, बिल्कुल जो कि माँ के मोबाइल पे फ़ोन कर समाचार लेता था। पिता के मोबाइल पर इसलिए फ़ोन नहीं करता था कि पिता जो कि हमेशा गुस्से के मारे जो कि उल्टा सीधा बच्चे के लिए बोल देते थे, कुछ भी बोलते थे। इस तरह से बेटा उन्हें पसंद नहीं करता था। माँ से काफ़ी उसे लगाव ज़्यादा थी। इस तरह से दोस्तों, गांव में कुछ दिन बाद सोमनाथ परिंदा जो कि एक क्लिनिक खोलते हैं। क्लिनिक में डॉक्टर की सेवाएं देते हैं, मरीजों का उपचार अच्छी खासी करते हैं। क्लिनिक कुछ दिनों तक चलाए और क्लिनिक चलाने के बाद उनका क्लिनिक छोड़ दिए। छोड़ने के बाद घर पे दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं और जो कि बेटा अमेरिका में था, माँ से समाचार लेता है। लेकिन बेटा एक दिन दोस्तों फ़ोन करता है माँ के मोबाइल पे अमेरिका से, और अमेरिका से फ़ोन करता है तो माँ के मोबाइल उस दिन स्विच ऑफ था। फिर कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करता है, माँ के मोबाइल पे नंबर लगाता है, लेकिन वो नंबर फिर दोबारा भी स्विच ऑफ था। बेटा किसी तरह अपने पिता पे फ़ोन करता है, सोमनाथ परिदा पे फ़ोन करके पूछता है माँ कहाँ है, माँ से बात कराओ। सोमनाथ परिदा बोलते हैं, बेटा तुम्हारी माँ जो कि अपनी बहन के साथ जो कि दुबई गई हुई है। जो कि बेटा वहीं से फ़ोन काटता है। पिता से बात करने के बाद तुरंत बहन के पास फ़ोन लगाता है और पूछता है माँ कहाँ है, माँ से बात कराओ। बहन बोलती है कि माँ यहाँ पे आई हुई नहीं है और कैसे मैं बात कराऊँ। कुछ मन में जो कि उसके डाउट होने लगता है बेटे के, और जो कि बेटा तुरंत अपने मामा रंजन के पास फ़ोन करता है उसी समय। और फ़ोन करने के बाद मामा से कहता है, मामा ज़रा मेरे घर जाओ, आप देखो आखिर माँ कहाँ है। पिताजी झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आखिरकार हकीकत क्या है पीछे की कहानी। माँ से फ़ोन पे बातें नहीं हो रही है, आप जाइए घर पे और देखिए माँ कहाँ है। मामा रंजन घर पे पहुंचते हैं। उस नया पाली में सोमनाथ परिदा जिसमें रह रहे थे, उषा श्री जिसमें रह रहे थे, उस दरवाजे पे पहुंचते हैं। मामा रंजन दरवाज़ा को खटखटाते हैं, लेकिन उस दरवाजे से कोई आवाज़ नहीं आती है। कुछ देर बाद फिर घंटों बाद बीतने के बाद एक व्यक्ति उसमें से झांकता है खिड़की में से। वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि सोमनाथ परिंदा थे। सोमनाथ परिंदा पूछते हैं, आखिरकार क्यों आए हो यहाँ पे, क्या वजह है, आपकी समस्या क्या है। इधर रंजन बोलते हैं कि आखिरकार बहन कहाँ है, बहन से हमारा भांजा बात करना चाहता है, उसे बात कराओ, कहाँ आए हो। वो बोलते हैं, सोमनाथ परिंदा बोलते हैं कि वो तो पहले ही जो कि दुबई जा चुकी है अपने बेटी के साथ। इस तरह से वो झूठे बातों को इनकार कर देते हैं और रंजन पे कुछ विश्वास होता है कि क्या है, शायद कुछ दाल में हो सकता है काला है, झूठ बोल रहे हैं आप, वो तो वहाँ नहीं गई हुई है। सोमनाथ परिंदा को ये बात रंजन बोलते हैं और रंजन को कुछ शक का आधार बन जाता है। और जो कि दोस्तों जिस खिड़कियाँ खोले थे उस खिड़की से कुछ दुर्गंध आ रही थी।
रंजन को कुछ शक जताने लगता है। तुरंत उसी समय पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सारी बातें बताते हैं। पुलिस आती है, उस दरवाजे को खुलवाती है, लेकिन सोमनाथ परिंदा दरवाजे को नहीं खोलते हैं। पुलिस के कहने पे पुलिस ज़बरदस्ती तरीके से उस दरवाजे को तोड़ती है। तोड़ने के बाद उस दरवाजे को खोलती है दोस्तों। खोलने के बाद चारों तरफ घर की निगरानी करती है, और निगरानी ऐसा कि कुछ पुलिस को शक जता रहा था कुछ इस घर से, जो कि बेहद ही बदबू आ रही थी, गंध आ रही थी। इस तरह से पुलिस को शक पड़ता गया आखिरकार वजह क्या है, क्यों आ रही गंध। पुलिस दोस्तों जैसे ही एक घर के अंदर दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो पुलिस के हाथे कांप जाते हैं, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों एक लेफ्टिनेंट कर्नल की कहानी आज आपको सामने पेश करूंगा। इस कहानी में आपको एक हत्यारा लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिंदा की है, और जो कि इस कहानी के जरिए पेश करूंगा आखिरकार देश की सेवा करने वाले कभी कभी उनके ऊपर एक काले धाबे लगने की वजह से उनके पूरे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उनका पूरा दामन जो कि काला हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की कहानी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि भुवनेश्वर के अंतर्गत एक आता है, नया पाली इलाका पड़ता है। उस इलाके के रहने वाले एक सोमनाथ परिंदा जो 1970 में नौकरी ज्वाइन करते हैं वायुसेना में लेफ्टिनेंट। कुछ दिन बाद नौकरी करने के बाद यानी लेफ्टिनेंट पद पर जो कि कर्नल पद पे तैनात होते हैं। ड्यूटी अच्छी खासी जो कि किए, और जो कि नाम काफ़ी अच्छा कमाए। इस तरह से नाम भी काफ़ी अच्छा था, और जो कि कई लोगों को, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ अपने जीवन को दे करके बचाए। 1992 में वो रिटायर हो गए सोमनाथ परिंदा, जो कि रिटायर होने के बाद कुछ दिन तक WHO के साथ उन्होंने काम किया। काम किया, बहुत लोगों की ज़िंदगियों में सुधार दिया। दोस्तों काम करने के बाद वहाँ से WHO छोड़ने के बाद घर आए। घर पे एक नया क्लिनिक इलाके के पास में खोलते हैं। उस क्लिनिक पे अपना काम करना चालू करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। इधर एक बेटा था, एक बेटी भी थी। बेटा बेटी धीरे धीरे बड़े हो चुके थे, और बेटी जो थी वो भी शिक्षित, काफ़ी पढ़े लिखे हो गई, और बेटा भी वो डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा था। बेटा जो कि पढ़ लिख के इधर डॉक्टर बन जाता है, इधर बेटी भी काफ़ी पढ़े लिखे हो जाती है। घर पूरा यानी कि शिक्षित परिवार था। घर में मात्र केवल 4 ही लोग थे। उषा श्री जो कि पत्नी थी सोमनाथ परिंदा की, और जो कि एक बेटा था और एक पत्नी थी। परिवार में जो कि काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था दोस्तों। इधर बेटा जो सोमनाथ परिंदा के जो बेटे थे, वो बेटा जो कि जाके अमेरिका में डॉक्टर हो गया, जो कि शिफ्ट हो जाता है वहीं पे। सारा सिस्टम जो कि उसका वहीं से अमेरिका से चलने लगता है। इधर बेटी जो कि जाके दुबई में अपना बिजनेस और धंधा जमा लेती है। जमाने के बाद यहाँ पे सोमनाथ परिंदा और जो कि उषा श्री परिवार में 2 ही लोग बचते हैं। दोनों लोग जो कि एक आलीशान बंगले में रह करके अपना ज़िंदगी का यापन कर रहे थे। दोस्तों ज़िंदगी के यापन कर रहे थे, और जो कि इधर क्लिनिक भी चल रहा था। क्लिनिक कुछ दिन तक सोमनाथ परिंदा ने चलाया, कुछ दिनों तक चलाया। चलाने के बाद उनकी मन धीरे धीरे बंद होने की कहते हैं। बंद होकर के जो घर पे रहने लगते हैं, और जो कि दोस्तों इस तरह ज़िंदगी जो कि एक आम आदमी की तरह बीतने लगती है। लेकिन दोस्तों बेटा एक दिन की दिन होता है। उस दिन बेटा जो कि माँ के मोबाइल पे फ़ोन करता है, और फ़ोन उस दिन स्विच ऑफ मोबाइल था माँ का मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर दोबारा कुछ देर बाद करता है बेटा, लेकिन फिर दोबारा भी मोबाइल उसी तरह स्विच ऑफ ही लग रहा था। किसी तरह परेशान होकर के अपने पिता सोमनाथ पे फ़ोन करता है बेटा, पूछता है माँ कहाँ है, माँ से बात कराओ। बोलते हैं सोमनाथ परिंदा कि वो तो अपनी बेटी के साथ जो कि दुबई जा चुकी है, कुछ दिन पहले ही जो कि यहाँ से निकली थी।
वो दुबई जो कि जा चुकी है। बेटा घबराया हुआ अपनी बहन के पास फ़ोन करता है। आखिरकार माँ है, बहन माँ है तो माँ से मेरी बात कराओ। उस दिन बहन बोलती है माँ तो नहीं आई है। बेटा बोलता है, भाई बोलता है कि पिताजी तो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ माँ गई है, लेकिन माँ वहाँ पे नहीं गई थी। दोस्तों इस तरह शक काफ़ी बेटा को होने लगता है। आखिरकार माँ कहाँ गई, गई तो कहाँ, आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है। अपने मामा रंजन के पास बेटा फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है मामा शायद मेरे घर जाओ। अब घर जाने के बाद वहाँ देखो आखिरकार मेरी माँ कहाँ है, माँ से हमारी बात कराओ, मुझे ज़रूरत कुछ है। जाते हैं मामा रंजन मामा जाते ही। जाने के बाद वहाँ दरवाजे, जिस हवेली में उषा श्री रह थी और सोमनाथ परिंदा रह रहे थे, वहाँ पे जाते हैं। उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जो कि खटखटाने के बाद उसमें से कुछ आवाज़ें नहीं आती। फिर दूसरी बार खटखटाते हैं, आवाज़ नहीं आती है। कुछ देर बाद वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद उस घर से, उस हवेली से जो कि खिड़की से सोमनाथ परिंदा निकलते हैं और बोलते हैं कि क्या वजह है, क्यों आए हो यहाँ पे। रंजन को पूछते हैं कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपको। रंजन बोलते हैं कि उषा कहाँ है, उसका बेटा फ़ोन किया था, उससे बात करना चाहता है, बात कराओ। सोमनाथ परिंदा बोलते हैं कि वो तो कुछ दिन पहले ही जो कि अपने बेटी के साथ जो कि दुबई जा चुकी है। इस तरह से बोलते हैं। रंजन बोलते हैं कि आप शायद झूठ बोल रहे हो, वो तो दुबई नहीं गई हुई है। बेटा खुद वहाँ फ़ोन करके पूछा है, लेकिन वहाँ दुबई नहीं गई है। उस समय सोमनाथ परिंदा अपने साले को डांट करके वहाँ से भगा देते हैं। भगाने के बाद वहाँ से रंजन जो कि पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पुलिस को कंप्लेन देते हैं और जो कि ऐसी बात, सारी बातें को बताते हैं। और जो कि पुलिस उस समय सोमनाथ परिंदा के जो कि बंगले पर जाती है और जो कि दरवाज़ा पीटने लगते हैं। दरवाज़ा पुलिस के कहने पे सोमनाथ परिंदा नहीं खोल रहे थे, लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती तरीके से उस दरवाजे को तोड़ती है। तोड़ने के बाद घुसती है अंदर। दोस्तों घुसने के बाद चारों तरफ जो रूम था उस बंगले के अंदर, जो कि चारों तरफ निगरानी करने लगती है पुलिस और जो कि तमाम चीज़ों को खोजने लगती है। और जो कि खोजते खोजते एक घर में जो कि बॉक्स था, जो कि एक फौजी का बॉक्स था, कर्नल का फौज जो बॉक्स था, उस घर से, जिस घर में रखा हुआ था, उस घर से जो कि दुर्गंध आ रही थी, दुर्गंध जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उसी घर में पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस घर का जो रखा हुआ था, जो कि पेटी रखा हुआ था, जो कि बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स को खुलवाती है। और खुलवाने के बाद से उसमें जो कि टिफिन रखा हुआ था। दोस्तों एक दो नई टिफिन, जो कि 22 टिफिन 2 बॉक्सों में जो कि पैक कर दिया गया था। उस टिफिन को पुलिस खोलती है। खोलने के बाद कुछ नज़ारा ऐसा रहता है कि पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उस टिफिन को खोलती है और टिफिन में जो कि इंसानी मांस जो कि पैक हुआ था, वो भी जो कि इंसानी मांस जो कि छोटा छोटा नहीं, जो कि 6-6 इंच का इंसानी मांस उसमें जो कि पैक किया गया था। वो भी जो कि एक केमिकल मार के पैक किया गया था कि शायद बदबू नहीं आए। पुलिस प्रशासन जो कि हैरान रह जाती है, आखिरकार ये क्या है। सोमनाथ परिंदा से वही पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद सोमनाथ परिंदा बताते हैं कि जो कि मेरी पत्नी उषा श्री जो कि एक साईं भक्त थी, साईं में रहती थी, जो कि साईं में रह करके अपना पूजा पाठ करती थी। और जो कि एक दिन की बात है, जो कि अपने अचानक जो कि माथा पटकने लगती है और जो कि खेलने लगती है, भूतों जैसा उसका खिलौना हो जाता है। ये डरावनी आदतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आप माथा पटक करके जो कि उसी दिन दम तोड़ देती है। लेकिन मरने से पहले उषा ने बताया था कि हमारे मरने के बाद आपने एक ऐसा करना काम
कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियाँ ले जा करके जो कि शिरडी में दाह संस्कार कर देना। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो शक काफ़ी जताने लगता है, आखिरकार ऐसा व्यक्ति कौन कह सकता है, अचानक ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है कि अपने आप को मार सकता है, पीट पीट के माथा पटक करके मार सकता है। पुलिस को काफ़ी शक जताने लगता है। उसी दिन दोस्तों, शायद उसी दिन दोस्तों उनको गिरफ्तार करती है और जो कि गिरफ्तार करने के बाद थाने पे पुलिस ले जाती है और कड़ी मशक्क़त के साथ पूछताछ करती है। जब सोमनाथ परिंदे पे पुलिस की मार पड़ती है और जो कि मार पड़ते ही सारा सच जो कि सोमनाथ परिदा जो कि बताने लगते हैं और बताने के बाद ये बताते हैं दोस्तों कि 3 जून 2013 उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। सोमनाथ परिदा बताते हैं पुलिस को कहानी। पुलिस ने ध्यान से सुन रही थी, पुलिस की कहानी सुन करके रोंगटे खड़े हुए थे। दोस्तों 3 जून 2013 की कहानी, जो कि उसी दिन रात को उन दोनों में पति पत्नी में झगड़ा हुआ। लड़ाई होने के बाद काफ़ी गुस्सैल किसी के सोमनाथ परिदा पहले भी थे। उस तरह से सोमनाथ परिदा इतना गुस्सा में आ गए कि एक स्टील का टार्च जो कि रखा हुआ था, उस स्टील के चार्ज से अपनी पत्नी के सर पे मारते हैं। उस समय जो कि पत्नी बेहोश हो जाती है। यही तक गुस्सा जो कि सोमनाथ परिंदा का शांत नहीं हुआ था। उसे इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। आखिर सोमनाथ परिंदा सोचते हैं कि आखिरकार इसकी लाश की ठिकाना कैसे लगाया जाए। कि सोमनाथ परिंदा पुलिस को खुलासा ऐसे करते हैं कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमने रोज़ बाय रोज़ एक दिन छोड़ करके मैंने दुकान से टिफ़िन लेना चालू कर दिया। उस टिफ़िन में इसकी मांस को काट करके जो कि पैक करना शुरू कर दिया था। इस तरह से इसका केस जो कि नहीं खुलेगा। सोमनाथ परिदा जो कि तमाम चीज़ों को बताने लगते हैं। पुलिस भी हाथ पांव फूल जाती है और इस कहानी को सुनती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े। आखिरकार ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन में कितने लोगों का बचाव किया, जो कि एक अनुशासनिक में रह करके अपना जीवन की यात्रा किया, आखिरकार ये व्यक्ति कैसे कर सकता। बताया जाता है दोस्तों कि उस तरह लड़ाई में जो कि 22 टिफ़िन थी, 22 टिफ़िनों में जो कि बताया जाता है कि 300 टुकड़े अपने पत्नी के कर दिए थे। 300 टुकड़े करने के बाद बताया जाता है दोस्तों कि 22 उसकी मुंडी जो रखी हुई थी अलग एक टेबल पर रखी हुई थी, जो कि कपड़े से चारों ओर से ढकी हुई थी। पुलिस भी उस मुंडी को जो कि उस सर का हिस्से को पूछताछ करती है, आखिरकार इसका सर का हिस्सा कहाँ है, कहाँ रखे हो। सोमनाथ परिदा बताते हैं कि इसका सर का हिस्सा जो कि एक टेबल पर रखा हुआ है, उससे मैं डेली बात करता हूँ, जो कि रोज़ पर डे जो कि 1 घंटा उससे मैं हमेशा बात करता हूँ। पुलिस भी इस बात को सुन करके रोंगटे खड़े होते हैं। आखिरकार एक मुर्दा इंसान से कैसे बात कर सकता है। ये बात जो कि शक के घेरे में लाती है। आखिर एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति से कैसे बात कर सकता है। पुलिस शक काफ़ी बढ़ता गया। सोमनाथ परिंदा के केस जो कि जांच हुई और जो कि तमाम चीज़ें उनके अंदर से निकाला गया और जो कि उनको जेल के सलाखों के पीछे जो कि सोमनाथ परिंदा को बेटा ने आकर के और बेटी ने खुद आकर के गवाही दी और जो कि पिता के बारे में सारी सच्चाइयाँ जो कि बताते चले गए। और जो कि इस तरह से सच्चाइयाँ इतनी बड़ी आई कि पिता को जो कि 22 जून 2013 को दिन जो कि 25 फरवरी 2022 को 2020 को जो कि 50,000 उनके ऊपर जो कि उम्र कैद की सज़ा लगती है। और जो कि बताया जाता है दोस्तों कि उनकी उम्र धीरे धीरे 81 साल हो चुकी है। उनकी उम्र जो कि 81 साल होने के बाद भी उन्हें जो कि कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा जो कि दे चुकी है। अब जो कि अब धीरे धीरे जो कि सोमनाथ परिंदा अब तो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। इस तरह ज़िंदगी को अपना समाप्त करते हैं। दुनिया में एक इंसान को बर्बाद करने के लिए काला दाग एक ऐसा चीज़ है कि आपके ऊपर काला दाग लग जाएगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अन्यथा ज़िंदगी को बचाए रखना है तो कुछ गम और दर्द को सह कर छिपाना होगा।
दोस्तों इस कहानी को सुनिए और जो कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।